हेलो एवरीवन, होपफुली आपका पेपर यार एकदम 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 जबरदस्त गया होगा। एंड ऑनेस्टली मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि बच्चों के पेपर 15-15 मिनट पहले खत्म हो गए थे। मतलब पेपर लेंथी नहीं था। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर लेंथी था, बट आई विल शो यू, है ना, पेपर लेंथी नहीं था। हार्डली एक दो नंबर के अलावा मुझे एक भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं दिखा जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, है ना। बाकी भी थे, मतलब एडजस्टमेंट कैसे थे कि कॉन्सेप्चुअल आए थे, एक दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके आए थे, एक दो बहुत बढ़िया पॉइंट्स दिए थे, अप्रिशिएबल है। और जो मैंने आपको बताए थे टॉप 13 चैप्टर्स फॉर 75 मार्क्स, बिलीव मी उसमें से 85 टू 90 मार्क्स का है। तो अगर आप मेरी बात मान के हमेशा की तरह अगर आप वो सिर्फ टॉप 13 चैप्टर्स ही करके जाते तो भी आप आराम से 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते थे। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैंने आपको कौन से 13 चैप्टर्स बताए थे डीटी और आईडीटी के। ये सब मैंने आपके साथ वीडियो भी बहुत बार शेयर किया है, कल परसों भी शेयर किया था। चैप्टर 2 से मैंने कहा था 5 to 10 मार्क्स का आएगा और 10 मार्क्स का आया हुआ है। सैलरी से 10 मार्क्स का आया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी 5 नंबर का आया हुआ है। पीजीबीपी 10 नंबर का आया हुआ है। कैपिटल गेन्स 5 नंबर का आया हुआ है। ये सब मैं इस पेपर को बता रहा हूँ, ये सब मैंने आपको पहले बताया था, ये आज की शीट नहीं है, ये आज की शीट नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि इतने इतने नंबर का मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है। क्लबिंग से 5 नंबर का आया हुआ है। डिडक्शंस मिक्स दिखा मुझे, अलग से नहीं दिखा, लेकिन मिक्स है 5 नंबर का। रिटर्न फाइलिंग में हमेशा कहता था बहुत छोटा चैप्टर है ना, 45 मिनट्स 1 आवर में हो जाता है, लेकिन 10 नंबर का आया हुआ है। ओके, फिर मैंने आपको कहा था ये सब सेकंड प्रायोरिटी पे रखना। सेकंड प्रायोरिटी से एग्जामिशन से 5 नंबर का आया हुआ है। आईओएस बच्चे कर ही लेते हैं, उससे भी 5 नंबर का आया हुआ है। लॉसेस से 5 नंबर का आया हुआ है। टीडीएस से 5 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, 14-15 एकदम ऑप्शन में छोड़ते हैं बच्चे। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो यहाँ से भी 5-5 नंबर के आए, ये मोस्टली ऑप्शन में थे। ओके, मतलब ये जो यहाँ पर आपके मार्क्स हैं जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं, इसमें से जितने जितने लिखे ना उतने उतने नंबर का आया ही आया है। अगर आप इतने भी करते, है ना, ये आपके 8 चैप्टर। एंड आईडीटी में ये वाले वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के 2 क्वेश्चन है, तो 15 नंबर का आया हुआ है। कॉम्पोजिशन लेवी नहीं पूछा है। आईटीसी से 5 से 10 नंबर का पूछा है। रजिस्ट्रेशन से पूछा हुआ है। कस्टम से वैल्यूएशन जो जनरली एक्सपेक्टेड रहता है वही पूछा है। तो है ना, आपको मैं पेपर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए एकदम क्विक एनालिसिस मैंने किया है, थोड़ा सा टाइम लेके, कि आपको थोड़ा सा है ना बेसिक बेसिक बातें समझ भी आए। एक तो सिंपल बाइफर्केशन मैंने यहाँ पर करके दिया है। तो जो बच्चे 2026 वगैरह में एग्जाम देंगे, आपके लिए भी ये काम का है, जिनको क्विक एनालिसिस करना होता है कि भाई दिसंबर 25 का पेपर कैसे आया था। तो यहाँ पर देखो, मैंने हर एक क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक पूछा था और कितने कितने मार्क्स को मैंने लिख के रखा है। पीजीपी 5, हाउस प्रॉपर्टी 5, लॉसेस में 5, है ना, आईओएस कैपिटल गेन्स चैप्टर 2 से यहाँ पर 5 में आया हुआ है। चैप्टर 4 एंड 4A आपका ऑप्शन होता है, तो चैप्टर 12 से 10 नंबर का आया हुआ है। टीडीएस से 5 नंबर का आया हुआ है, या फिर ऑप्शन में था चैप्टर 3 एग्जामिशंस क्लबिंग या फिर चैप्टर 2। ओके, तो ये जो मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे दिया है ये आपके ऑप्शन में आया हुआ है। फिर जीएसटी में अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना, ये तो चैप्टर 4, 5, 6 मिला के जो पहला क्वेश्चन बड़ा सा आता है, इसमें से आपका आया हुआ है 20 मार्क्स का। वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 का, प्लेस ऑफ सप्लाई 5 का, तो ये अगेन आप चैप्टर 5 ही देखोगे तो आई थिंक चैप्टर 5 में से 15 नंबर का तो एटलीस्ट आ गया है। यानी ये आईटीसी, ये आईटीसी, तो ये से यहाँ से 10 नंबर का आया हुआ है। कस्टम्स वैल्यूएशन आपका 5 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, बाकी चैप्टर 4 एग्जामिशन ये 5 नंबर का, या फिर आपके ऑप्शन में था। यानी ये बच्चे जनरली पढ़ के नहीं जाते हैं, चैप्टर नंबर 9 जो रहता है, जो मैं भी कहता हूँ कि एकदम लास्ट में करना आप, तो इसमें से 5 नंबर का आया था। इसमें ये सब प्रोविजन वाला पार्ट था। प्रोविजन वाला मतलब आपके जो डिमांड वगैरह वगैरह, डिमांड नोटिस आती है, ये सब था। चैप्टर 8 से एक क्वेश्चन आया था, बाकी ये दोनों आपके ईजी थे। ओके, तो किसी ने अगर चैप्टर 9 रट्टा मारा होगा तो उसने ये किया होगा, अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन एकदम मैनेजेबल थे। पेपर लेंथी था क्या? बिल्कुल भी नहीं। टफ था क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऑनेस्टली ना पेपर लेंदी था ना पेपर टफ था। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत प्यार से करके गए होंगे, जिनको मैंने कहा था राइट फ्रॉम द डे वन, कुछ करो ना करो क्वेश्चन सॉल्विंग कंपलसरी करना, तो मैंने आपको जितने क्वेश्चंस करवाए थे क्वेश्चन बैंक 2, क्वेश्चन बैंक 1 में, उसके बाहर कुछ आया ही नहीं है। 100% कुछ बाहर का नहीं आया है। ये बात अलग है कि अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी, राइटिंग प्रैक्टिस स्लो रही होगी, तो बात अलग है। आप हो सकता है कि 80 मार्क्स के आसपास का अटेम्प्ट तो भी करके आ पाए होंगे, इस लेवल का पेपर था। तो मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर इजी था। ठीक है, पिछले 1-2 अटेम्प्ट के आप देखेंगे तो कंपेरेटिवली टफ थे। ये वाला कंपेरेटिवली इजी था, और क्योंकि इजी था तो मेरे हिसाब से इसमें नंबर कम मिलेंगे, स्कोरिंग कम होती है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पेपर टफ होगा तो चेकिंग ईजी होती है, पेपर ईजी होता है तो चेकिंग थोड़ी सी टफ होती है। ओके, तो ये आपने पेपर पे नज़र घुमाई होगी। ठीक है, पहले वाला ये आपका है ना, सैलरी की कुछ चीज़ें दी गई है। आरपीएफ में कुछ भी नया नहीं था, देयर वाज नथिंग न्यू। ये गिफ्ट वाली चीज़ें थी आपके पास। देन ये 44 एई वाली, ट्रांसपोर्टेशन वाली, प्रिजम्पटिव इनकम वाली। एसबीआई से ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पेमेंट ऑफ चेक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, एटीसी, एटीडी,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 80C, डोनेशन आपका 80G वाला है ना, अकाउंट पे चेक से किया था। प्राइम मिनिस्टर का है ना रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड और सूखा रिलीफ फंड मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चंस ओल्ड रिजिम से थे, एक दो क्वेश्चंस न्यू रिजिम से, मोस्टली क्वेश्चंस ओल्ड रिजिम से। एक क्वेश्चन में बताया ही नहीं था कि ओल्ड रिजिम है कि न्यू रिजिम है, तो हमने बाय डिफॉल्ट अजम्पशन पढ़ा था, नोट लिख के आना था, कुछ नहीं बोला था हम न्यू रिजिम फॉलो करेंगे। एंड वो क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर का है, अगर 8 नंबर का होता तो हम ओल्ड और न्यू दोनों से सॉल्व करके आते, ठीक है। पीजीबी में कितना है, आईओएस में कितना है, एंड डिडक्शन अंडर 6A, मतलब डिडक्शन चैप्टर से 4 नंबर का, ओके। देन कंप्यूट टैक्स पेबल या रिफंडेबल जो भी था आपका चैप्टर 2 में आपने कवर अप किया है, ओके। देन ये वाला आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा मेरे इसमें ब्लर आया है, बच्चों ने जल्दी जल्दी खींच के भेजा हुआ है। पीजीबी का क्वेश्चन था, इसमें जैसे था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर, तो ये तो सेल्फ खर्चा है, आपको एडबैक करना होता है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है ना, मैंने आपको खास बताया था, पीजीबी में देखिएगा एडबैक कर देना और डायरेक्टली जाके 80G में माइनस करना, ओल्ड जिम है तो, ओके। देन कमीशन आपने पे किया 2 लाख की रेसिडेंट को, मतलब मैं जो जहां पर थोड़ा बच्चा अटक सकता था मैं वही अभी अभी पढ़ रहा हूँ, बाकी डिटेल तो अपन करेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। ये टीडीएस डिफॉल्ट वाला रेसिडेंट को पेमेंट है तो 30% एडबैक करना है, करेक्ट। कैश पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर में अब कहने का मतलब है कि अगर ये ट्रांसपोर्टर होता तो 35,000 तक कैश अलाउड है, अब इन्होंने ट्रांसपोर्टर तो बोला ही नहीं है, तो हम नोट डाल के यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर इज नॉट मेंशन्ड हियर, सो द अपर लिमिट वाज जस्ट 10,000, सो दिस विल बी डिसअलाउड, हम उसको एडबैक कर देंगे, लेकिन नोट डालना जरूरी है। कुछ बच्चों ने अगर ट्रांसपोर्टर मान लिया होगा बाई चांस तो उसको अलाउ कर दिया होगा, ओके। ये सेम डेप्रिसिएशन वाला जो बुक्स में दिया उसको एड बैक करो, उसको निकाल के माइनस करो। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हमने अकाउंट पे चेक से किया था, तो हम उसको है ना 80G में माइनस करा, GGB GGC में माइनस करेंगे पॉलिटिकल पार्टी वाला, ठीक है। GGB GGC में माइनस होता है आपको पॉलिटिकल पार्टी वाला, 80G में सिंपल डोनेशन, ठीक है, परफेक्ट। ऑप्टेड आउट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, कई बच्चों ने इसको हो सकता है कि जल्दी जल्दी में ऐसा पढ़ लिया हो ऑप्टेड आउट में कि भाई न्यू रिजिम से बाहर है और ओल्ड रिजिम से कर दिया हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसमें ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम कुछ नहीं बोला है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या फॉलो करते हैं, न्यू रिजिम, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, एक प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड दूसरी इन्होंने लेट आउट कर रखी है, एलिमेंट ऑफ वैकेंसी भी है ना, इसमें 3 महीने की, एकदम सिंपल था, नथिंग न्यू। शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स मतलब ओल्ड रिजिम से करना था। ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पर ये लॉसेज वाला आपका क्वेश्चन था, लॉसेज आपको सेट ऑफ करने थे। नया पॉइंट पहली बार एग्जाम में पूछा था, वर्चुअल डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन वाला जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो भी आपको प्रॉफिट होता है फ्लैट 30% पर आपको यहाँ पर टैक्सेबल करना है, बाकी कोई भी लॉस यहाँ पर आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको निकालना था ग्रॉस टोटल इनकम शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब ओल्ड रिजिम से करना था, ओके। द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डिविडेंड, ये आईओएस का क्वेश्चन है आपका, है ना, फैमिली पेंशन वगैरह आपका जो है ना आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो वो जो आपके लिए एग्जामेशन होता है 15,000 25,000 या फिर 1/3 विच इज लोअर, ऑप्टेड द बेनिफिट ऑफ है ना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो ये वाला आपको न्यू रिजिम से करना था, जहाँ पर ये 25,000 या फिर 1/3 विच एवर इज लोअर, नथिंग न्यूज़ के अलावा, ओके। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ये अर्बन लैंड बेच के, हाँ मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा अभी के लिए, बट आई थिंक अर्बन लैंड बेच के अर्बन लैंड आपने खरीदा है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50C वाला क्वेश्चन है, 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और लैंड बेच के लैंड खरीदा 54B में आता है ना, घर बेच के घर खरीदा 54, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदा 54B में आता है, अगले 2 साल के अंदर अंदर खरीदना था, तो उससे मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ अभी, डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ठीक है, अगर कैपिटल प्योर कैपिटल गेंस का क्वेश्चन है तो न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम से एनीवेज फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये पेज नंबर है 9, एक पेज नंबर ऊपर नीचे हो गया है, ये 10th। यहाँ पर आपको बोला था RNOR अगर आप हैं, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, कनाडा, पेंशन, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, ये तो मैंने आपको चीख चीख के क्लास में बताया था, ये वाला 1 नंबर का आता ही आता है, हमने इस पर 30 to 45 मिनट्स दिए थे और कुछ बच्चों ने तो जान निकाल दी थी ये समझने के लिए, बट ठीक है आया था ये। ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ना, उसके बाद या फिर 4A में ये वाला मैंने आपसे कहा था कि कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे टैक्स में थियरी आती है, सुनते ही नहीं यार, मैं कहता हूँ सिर्फ चैप्टर 12 से आती है, सिर्फ उतना भी आप पढ़ के जाते थे तो आपके लिए इनफ होता था। जस्ट गिव मी मिनट, हेलो, चलिए, तो यहाँ पर कोटिंग आधार नंबर सिर्फ चैप्टर 12 से आपको थियरी आती है, अगर 5 10 नंबर की यहाँ से थी, ये था एक आधार कहाँ पर कोड करना है और 139AA कहाँ पर नहीं लगता है अपनी चैप्टर की स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न अगले 12 महीने में क्या तो क्या, 24 महीने में क्या तो क्या, है ना, कितनी पेनल्टी आपके ऊपर लगती है। एंड ये TDS का क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली पूछा था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट था, मतलब
बिटकॉइन वगैरह, तो उसमें कितना कितना TDS काटते हैं। तो 1%, 10,000, 50,000 वाली लिमिट यहाँ पर दी गई थी। ओके, देन हम आते हैं, ये कौन सा पेज था आपका, 10th 11th है। नेक्स्ट वाला आपको पूछा था एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन केन्या, पार्टनरशिप फर्म, डोमेस्टिक, यूलिप। ओके, तो ये आपका एग्जेम्पशंस वाला, क्या क्या एग्जाम्प्ट है क्या क्या नहीं, तो चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट वाला माइनर सन्स, तो ये क्लबिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, गिफ्ट रिसीव्ड यहाँ वहाँ से हुआ, टोटल इनकम आपको सबकी निकाल के देनी है। डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रोविजंस ऑफ 115 BC ओल्ड रिज्यूम के हिसाब से। तो अगर हम माइनर की इनकम को क्लब करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1500 पर माइनर माइनस करना था। ठीक है, HF के अलग से क्वेश्चन था HF का यहाँ पर, कि HF का रेसिडेंशियल स्टेटस और कर्ता का, तो ये भी चैप्टर 2 से था। ओके, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वैसे आपको बाइफर्केशन दे के रखा है, तो आप इसको अगर रखना चाहें 2026 के हिसाब से तो आप इसका फोटो खींच के रख लेना। ऑल दो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस सारे पेपर्स का अभी तक एनालिसिस करके। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो GST में क्वेश्चन दिखने में लगते हैं कि भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, लेकिन है ना काफ़ी ईजी था ये वाला भी। आप देखोगे सिंपली है ना, आपको क्या क्या सेल था ये आपको बताया था। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा स्मार्टली बनाया था, है ना, कौन कौन से सेल एग्जेम्प्ट होते हैं, कौन से टैक्सेबल होते हैं। जैसे आपने SEZ को बेचा तो उस पर GST नहीं आता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी ने TDS ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है तो GST कटेगा कि नहीं। फिर यहाँ पर ये अच्छा पॉइंट पूछा था कि CSR वाला आपने ITC का खर्चा करके रखा है, तो आपका ये तो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में आता है कि आप CSR को लेकर जो भी GST का खर्चा करेंगे इनपुट टैक्स, उसका ITC आपको ब्लॉक रहता है। तो क्योंकि ITC ब्लॉक रहता है और आपने किसी को फ्री में दे दिया तो वो ज़बरदस्ती का शेड्यूल 1 का सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था, करेंगे डिटेल में डिस्कस, जिसको पता या डाउट था तो उसका भी होपफुली क्लैरिफाई हो जाएगा। देन ये परचेसेस थे, ये कार वाला था, डायरेक्टर ऑफिशियल पर्सनल, इसका ITC आपको नहीं मिलता है। रेंट पेड, ठीक है, बिजनेस के लिए था तो कोई दिक्कत नहीं है। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एडवोकेट तो ये पैसे लेते नहीं, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड थे तो आपको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में पे करके आप ITC ले सकते हो। हेल्थ बेनिफिट्स इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज बीइंग ऑप्शनल, ऑप्शनल है तो आपको इस पर नॉट मैंडेटरी, तो इस पर आपको ITC नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको इससे पूछा था टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई कितना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, ITC कितना है एंड GST पेबल। तो बेसिकली एक लाइन में आपको यहाँ पर पूछ के रखा था। यहाँ पर ब्लर हो गया तो मैंने मेन चीज़ें लिखी है। केशव रजिस्टर्ड सप्लायर था, मशीनरी गणेश लिमिटेड, सेम स्टेट, इसमें इसने बेचा था। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, आपका मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी करवाया था एज इट इज। मैंने कहा था कि बहुत बार MCQs में भी 3-4 बार पूछ कर रखा था, बिल्कुल सेम इसी टाइप का एडजस्टमेंट, और लास्ट में डिस्काउंट वाला है ना, ईयर एंड डिस्काउंट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था ऊपर वाला वैल्यू ऑफ सप्लाई का था। यहाँ पर आपको दिया था प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपने कहीं पर AC जाके इंस्टॉल किए तो अगर इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व रहता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर भी इंस्टॉलेशन हुआ है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। और AC के साथ आपने बाकी चीज़ें की तो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या था, AC का या बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह, AC का। सो दिस वॉज द सप्लाई ऑफ गुड्स, करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरिंग में ये बंदा इन्वॉल्व था, परचेज था, फिर पैसेंजर व्हीकल डायरेक्टर के लिए ये आपको नहीं मिलेगा, है ना। आउटडोर केटरिंग चार्जेस आपको किसी ने बोला नहीं था खिलाने के लिए लॉ ने, तो इसका भी आपको ITC नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 18% था, कैपिटलाइज्ड इन बुक्स, तो अगर आपने GST कैपिटलाइज कर दिया था तो उसका आपको ITC नहीं मिलेगा। ऑफिस स्टेशनरी आपने खरीदी थी, GSTR 1 में बंदे ने लेट अपलोड किया था तो आप उसका ITC नहीं ले पाएंगे। तो कितना कितना ITC आप ले पाएंगे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। ओके, कस्टम्स का वैल्यूएशन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी गड़बड़ वाली बात नहीं थी, एकदम सिंपल, डिस्कस करने लायक भी नहीं है। और उसके बाद और मैं जो आपको पूछा था ये चैप्टर 9th वाला प्रोविजंस वाला, मैंने चैप्टर 9th वाला ये प्रोविजंस वाला, करेक्ट, कि अगर आपने लेट कर दिया तो क्या होगा। देन अरुण पाठक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, चैप्टर 7-8 का क्वेश्चन था। ये दोनों अगेन सिंपल से क्वेश्चन थे। ओके, तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी, टॉप 13 चैप्टर्स भी आपने किए थे ना, तो आप आराम से 85 to 90 मार्क्स से पेपर कर पाए होंगे बहुत अच्छे से, अलॉन्ग विद क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ कोर्स। नहीं तो कहीं पर टाइम हो सकता है कि यहाँ हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज अ क्विक पेपर रिव्यू गाइस। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आपका कैसा गया पेपर, इजी था, टफ था, हार्ड था। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया था और आपने अच्छे से किया भी होगा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी तो। ठीक है, और अगर पेपर अच्छा नहीं गया था तो मुझे ये भी ऑनेस्टली बताना प्लीज़ कि आपने क्वेश्चन सॉल्विंग कितनी बार की थी। और अगेन इट इज़ अ गेम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, कितनी भी आप रिवीजन कर लो, कितने भी मैराथन देख लो, इट इज़ अ गेम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। ग्रुप 2 वाले तो फ्री हो गए होंगे, ग्रुप 1 वालों का कल आखिरी पेपर है। आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छे से नया साल मनाइए एंड आगे वाले अच्छे वाले प्लान्स बनाइए। थैंक यू सो मच, बाय।